अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन इकराम, अक्सर व बेशतर हमारे घरों में ये भी एक इख्तलाफी मौजू बन जाता है कि बुज़ुर्गों का इसरार होता है कि पुरानी चीज़ें घर में मौजूद रहनी चाहिए, लेकिन नई नस्ल इस बात पर मुसर होती है कि इन चीज़ों की तब्दीली ज़रूरी है और यहाँ नई चीज़ें आनी चाहिए। आज हमारे इस शो में मौजूद हैं एक ही ख़ानदान में रहने वाले खूबसूरत लोग, लेकिन छोटे छोटे इख्तलाफात का शिकार। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद, क्या हाल है आपका? अल्लाह का खैरियत शुक्र से? है। जुनैद साहब, असल में ये जो अपनी घर की चीज़ों से लगाव होता है वो हर शख्स को होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा अपना ख्याल भी ये है कि पुरानी चीज़ों से मोहब्बत करते रहना चाहिए। इसी वजह से आज तक ये एक ही है। नहीं, और सबसे बड़ी बात कंज़ साहब कि आपने पुरानी चीज़ों से आपका प्यार है तो आपने अपने बरादर निस्बती को इतना सजा के घर में रखा हुआ है। नहीं जुनैद साहब, ये तो खैर इसलिए अभी तक हमारे पास है कि ये बिका ही नहीं। हर बड़ी ईद पे मैं ट्राई करता हूँ, मगर कोई ना कोई चोट लगवा लेता है खुद ही, ताकि लोग जख्मी समझ के छोड़ जाए। बहरहाल ये तो मैं ऐसे ही मोहब्बत में कह रहा हूँ, भाई है मेरा छोटा। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया भाईजान। नहीं बेटे, मैं भी मजबूरी से कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात। तो जुनैद, बात ये है कि ये पुरानी चीजों से लगाव होना चाहिए, मगर आप ये धौंस या ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि अगली नस्ल जो है वो भी वही इस्तेमाल करे। भाई अगर आपकी नई नस्ल जो है उसको नई चीजें अच्छी लगती हैं या वो उसे चेंज करना चाहते हैं पुरानी चीजों को, तो वो कर सकते हैं। आपको उस पे जिद में आके उनके साथ एक मुतक्का लगा लेना, ये मेरा ख्याल है जेब नहीं देता। अपना फर्नीचर चेंज करे ना, हमारा फर्नीचर क्यों चेंज करना है? उनका तो है ही नया, तो हमारा भी नया है। वो खुदा का वास्ता है, तुम नहीं रही तो वो कहां से नया है? पहले तो फर्नीचर भी पसंद था और मैं भी। ओ भाई, खुदा का नाम लो, तुम अब भी पसंद हो और फर्नीचर भी पसंद है, मगर नए बच्चे अगर वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते जुनैद साहब, अब बात ये है कि आपके अपने कमरे में जो आपका बेड है या आपका जो सोफा है वो तो आप रखें, आपको अच्छा लगता है आप रखें। अब आप ये कहें कि नहीं जी, बरामदे के अंदर भी या टीवी लॉन्च के अंदर भी वही फर्नीचर रहना चाहिए जो मेरी माँ ने दिया हुआ है। नई बहू अगर आई है घर में और उसे वो नहीं अच्छा लग रहा, वो चेंज करना चाहती है, तो वो कर सकती है। यार, इसमें कौन सी लड़ाई वाली बात है? जुनैद साहब, जिस सोफे को ये बातें कर रहे हैं ना, वो चिनियोट का बना हुआ है। उस वक्त तो चिन्योट खुद नहीं बना था। यार, खुदा के वास्ते चिन्योट का बना हुआ तो फिर क्या हो गया? साथ ये तो नहीं लिखा हुआ कि चिन्योटी फर्नीचर आप बदल नहीं सकते। अब बदल ले, उनको नहीं अच्छा लगता, वो नए डिजाइन आ गए हैं, नई चीजें आ गई हैं, या चले वो भी अच्छा ही है, उनको नहीं पसंद तो बदल ले वो। असल में भाईजान बात चिन्होट की भी नहीं है, वो डैडी के दोस्त ने बना के दिया था, वैसे भी काली टाली का है। ओ यार, जिस तरह आप तुम्हारे मुंह से डैडी बहुत बुरा लगता है, इसी तरह आप वो फर्नीचर भी बुरा लगता है। हाँ अब्बू, पिंकी की सहेलियां भी आती हैं, वो बातें करती हैं, अम्मा हम पुराना फर्नीचर उठा के स्टोर रूम में रख लेते हैं और वहां पे नया सोफा सेट ले आते हैं। ठीक है बेटा जी, आपके अब्बा जी भी पुराने हो गए, इन्हें भी स्टोर में रख दीजिए और वहां पे नया अब्बा ला के रख दे। कुछ शर्म करो, कुछ बच्चों के साथ इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। भाई एक चीज बच्चों को अब नहीं पसंद, अगर वो बदलना चाहते हैं तो खुदा के वास्ते इसको लड़ाई मत बनाओ घर में। कुछ होश के नाखुन लो। जुनैद साहब, मैं ये हैरान होता हूं कि ये जो पुराने लोग हैं वो क्यों अपने पुराने और फरसूदा ख्यालात को भी साथ लेके जिंदगी गुजारना चाहते हैं। भाई ख्यालात बदल लेने चाहिए, हालात के साथ साथ आपको अपने जहन को भी बदलना चाहिए। बच्चे अगर चाहते हैं कि फर्नीचर नया ले आए तो ले आए, फिर क्या है? ओहो, आपकी लाडली को तो हमारी कोई चीज पसंद ही नहीं है। शादी पे जेवर डाला है तो जेवर को कहते हैं ये तो पुराना डिजाइन है। अब 1.5 साल में कौन सा पुराना हो गया भाई? ओ यार, लेने तो तुम ही गई थी ना। आपका जहन पुराना है, अगर वो बच्चे नहीं मानते आपके डिजाइन को या नहीं पसंद करते तो इसमें कौन सी झगड़े वाली बात है? जेवर आपने दिया है ना, पहनना तो उसने है ना। वो अपनी मर्जी से अगर कोई डिजाइन बदलना चाहती है तो इसमें कौन सी लड़ाई वाली बात है? कर्नल साहब, बात पसंद या नापसंद की नहीं है। अल्लाह जन्नतों में घर करे आपकी अम्मी को,
उन्होंने ये मुझे सोने के कड़े दिए थे, वो मैंने आज तक अपने दिल से लगा के रखे हुए हैं। इतनी चाहत से उन्होंने मुझे दिए थे। तो चाहत होती है ना पुरानी चीज की, कि नहीं? भाई आपकी मेहरबानी है, आपने अगर वो चाहत के साथ रखे हुए हैं तो। अगर एक बच्चे को नहीं पसंद है तो इसमें कौन सी लड़ाई वाली बात है? हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते जाने दो, ना लड़ाई बना लिया करो। सोना तो वही रहेगा अम्मी, सिर्फ डिजाइन चेंज होंगे, वजन भी उसका उतना ही रहेगा। क्या करवाने दे इसको। अबे वो बेवकूफ लड़के, बुजुर्गों की दी हुई चीजों में बरकत होती है, अगर डिजाइन बदल दोगे तो बरकत भी उड़ जाएगी। जी जी जी, ये तुम्हारी माँ के जहेज में आया था ना जी, उस वक्त भी गंजा था, मैंने आज तक बाल नहीं रखने दी। मैंने कहा डिजाइन बदला तो बरकत उड़ जाएगी। क्या फजूल बात कर देते हो तुम भी यार। जाने दो, खुदा के लिए उसे बड़ी मुश्किल से समझाते हैं, तुम बीच में कोई ना कोई शोशा छोड़ के फिर उसे पूंछ में खड़ा कर देते। डैडी अपना शौक पूरा करने से ये थोड़ा है कि मेरे दिल में अम्मी की चाहत कम हो जाएगी। चाहत कम हो जाएगी तो बस कर दे, दरमियान में से तुम्हारी टिंड करा देना तो चाहत फतेह अली से शक्ल मिलती है तुम्हारी। आंसू की माला ओए, खबरदार, कऊ के डंडे से मारूंगा मैं अगर उसको कुछ। पता नहीं नहीं, असल बात यह है, देखिए दोनों तरफ से मेरा ख्याल है कि अकोमोडेट किया जाना चाहिए। पुरानी चीजों की एक अपनी वैल्यू होती है और बुजुर्गों की उसके साथ जो अटैचमेंट होती है उसको भी कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए। कल कला हमने भी बड़े होना है, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी अगली नस्ल हमारी चीजें और निशानियां मिटाने पे तुल जाएगी। इसलिए दोनों तरफ से अकोमोडेट किया जाना जरूरी है। खूबसूरत बात कर रहे हैं जुनैद साहब आप, मगर इस चीज को घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। दोनों मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो अपने इस्तेमाल की चीजें हैं आप वो रखें। अब हम ये जबरदस्ती मत करें कि बच्चों को कहें कि आप भी हमारे वाली चीजें ही इस्तेमाल करें। भाई अगर वो नहीं पहनना चाहते, नहीं रखना चाहते, नहीं देखना चाहते उन चीजों को, तो भाई अपना डिजाइन ले आए, अपना शौक कोई बात नहीं। मैंने कभी तुम्हें कहा है कि भाई हमारे घर का बेडरूम का जो फर्नीचर है वो बुरा है? हालांकि जुनैद साहब आप यकीन माने, इसके वालिद साहब ने जो हमें फर्नीचर दिया था, डाइनिंग चेयर है ना वो जी, जिससे मेरे को 7 को सूट फट चुके हैं, कभी मैंने नहीं बदलवाया। और इतनी अजीब सी कुर्सियां हूं, अब तो पीछे पतरियां लगा लगा के जोड़ के मैंने रखी है कि भाई वालिद साहब ने दिए थे, अल्लाह बख्शे, ससुर साहब ने, ये रखनी है। मेहरबानी भाईजान आपकी। उस फर्नीचर में से मुझे अपने डैडी की तस्वीर नजर आती है। अच्छा, फर्नीचर का काम करते थे अबू? नहीं जुनैद साहब, मेरे अब्बा जी तो अंग्रेज जज के रीडर थे। जज के रीडर नहीं थे, मीटर रीडर थे। तो जुनैद साहब, ये जिस फर्नीचर की बात हो रही है ना, वो आज तक सिर्फ इसलिए घर में पड़ा हुआ है कि उसमें मैंने कभी भी इसको नहीं बैठने दिया। और फिर जुनैद साहब आप हर चीज में कहना शुरू कर दें कि नहीं ये पुराना हमारा है, इसको नहीं बदलना, फर्नीचर नहीं बदलना, आपने जेवर नहीं बदलना, आपने मेरे दिए हुए कपड़े नहीं बदलने, वही रहने हैं, वही पहनो, वो क्यों नहीं पहनती? जाने दे भाई, आपने अपनी मोहब्बत से जो करना था वो कर लिया। अब बच्चों की अपनी मर्जी है। अब आप बच्चों की मर्जी को ये समझना शुरू कर दें कि ये हमारे साथ कोई मुकाबलाबाजी कर रहे हैं, या हमें अच्छा नहीं समझ रहे, या हमारी चीज को बुरा समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल यार, किसी को गाड़ी होंडा पसंद है, किसी को करोला पसंद है, टोयोटा पसंद है, किसी को हुंडई पसंद है, इसमें कौन सी लड़ाई वाली बात है? आपको भी थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। आपकी ये ख्वाहिश के जी वो आपकी चीजें उसी तरह रख ले, आपकी मतलब आपका कड़ा है, आपका जो साइज है वो रख तो सकती है बेचारी आपकी बहू, लेकिन पहन तो नहीं सकती ना, उसमें बैठ के झूले ले सकती है। सही बात है। वैसे भी हम बहू लेके हैं, कोई तोती तो नहीं लेके आए। बाबा अभी आप गाड़ी की बात कर रहे थे तो मैंने भी अम्मी से रिक्वेस्ट की कि अम्मी हम अब ज्यादा लोग हो गए हैं, पिंकी भी आ गई है, गाड़ी चेंज कर लेते हैं। तो एकदम गुस्से से बोल के कहती हैं तो फिर माँ भी चेंज कर लो। तो क्यों नहीं माँ की बात सुनते? है जी। अब मेरा मतलब है कि वही गाड़ी रहने दो। दुरानी साहब, आज आप बहुत खामोश बैठे हैं, खैरियत है? जी जुनैद साहब, मैं क्या बोलूंगा, मैं तो इनको बेटी दे दी है, मैं इनकी बातों में नहीं बोलता। अब इनके घर का फर्द है मेरी बेटी। ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। ये आपस में बात करते हैं, मेरे लिए तो ये मेरा बेटा अब यही सब कुछ है। मैं इसके, अरे बेटा आजकल जिम नहीं जा रहे तुम? जहां तक पुरानी चीजों की बात है जुनैद साहब,
ये आप देख रहे हैं, गन देख रहे हैं, यकीनन देख रहे होंगे, अल्लाह ने आपको भी आंखें दी हुई हैं। तो इसका मतलब लाइट ब्राउन कलर है। लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर। मैं गन की बात कर रहा हूं। मैं भी गन की बात ही कर रहा हूँ सर। ये गन मेरे दादाजी की है। अच्छा, दादाजी भी शिकारी थे? नहीं, उनका गुब्बारों वाला फट्टा था और ऐसा निशाना था उनका भी, बहुत जबरदस्त निशाना था। हम पठान थे पहले, ये तो हमारे घर को आग लग गई थी। तो जिन्हें सब बात हो रही थी गन की, ये मैंने अपने बड़ों से मोहब्बत की है और ये मोहब्बत का असर है कि जो मैंने गन नहीं चेंज की, वरना मैं गन चेंज भी कर लेता तो दादा को क्या एतराज होना था। हाँ सही। यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा आपकी चीज से मोहब्बत करता है या इजहार करता है आपके साथ मोहब्बत का कि आपकी चीज को नहीं बेच रहा, तो बड़ी अच्छी बात है, उसका राइट है। मगर अगर वो बदल भी लेता है तो खुदा के लिए ये इसको एतराज मत समझे, इसको कोई गलत काम मत समझे, एडजस्ट करें यार। बड़ी छोटी जिंदगी है, इसको लड़ाई झगड़ों से नहीं गुजार देना चाहिए। देखिए जुनैद साहब, कर्नल साहब बच्चों के लिए नई चीज की गुंजाइश रख रहे हैं, लेकिन खुद पुरानी चीजों की कदर आज भी करते हैं। अच्छा, इसकी जिंदा मिसाल मैं हूं सर, कि मैं कितना पुराना हूं लेकिन आज भी इन्होंने मुझे रखा हुआ है। हालांकि मैं चोरियां भी करता हूँ, फ्रिज में से चीजें निकाल के भी खाता हूँ, सर वो पकती हुई हांडी में से बोटी भी कई दफा खाई है मैंने। सर वो बकवास करता है, अक्ल किया कर, चुप करके बैठा कर। ठीक है सर। मेरा दोस्त ही बन गया हुआ है जुनैद साहब। ये इसकी वालदा भी हमारे पास खाला काम किया करती थी, बड़ी अच्छी खातून। भाईजान अगर इसको रखा हुआ है तो फर्नीचर भी पुराना ही रहने दें। तुम तो सिर्फ इसलिए ये बात करते हो कि कहीं तुम्हें ना तब्दील कर दूं मैं। जाने दो यार, क्यों लड़ाई झगड़ा बनाते हो घर में। वो बच्चे अगर कुछ चाहते हैं तो ना बीच में बोला करो, खुदा के वास्ते अपनी बहन के साथ अपने मामलात रखो। आगे बच्चों में ना इस तरह जाओ कि बच्चे जिद में आ जाएं या बच्चे बदतमीज हो जाएं। लेकिन आपके घर में पूरे खानदान में दानाई और हिकमत की जो आवाज है ना, वो दुरानी साहब की है। एब्सोल्युटली राइट। आवाज मेरी दनाई की है, लेकिन मैं निकालता नहीं। इस तरह शिकार भाग जाता है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जो निक नेम है वो आसानी की वजह से नहीं बनाते, वो शायद नाम बिगाड़ने की आदत की वजह से बनाते हैं, क्योंकि निक नेम बाज दफा असल नाम से ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा भाईजान, मैं पिछले दिनों एक उर्दू हफ्तरोज़े में एक सर्वे या रिपोर्ट थी जो पढ़ के मुझे बहुत दुख भी हुआ और हैरत भी हुई। हम इस पे गुफ्तगू भी कर चुके हैं पहले कई बार, लेकिन इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के 21 नाम और मर्दों में 42 नाम, यानी दुगने ऑलमोस्ट दुगने नहीं, एग्जैक्टली दुगने नाम ऐसे हैं जिनका बिगाड़ लाजमन बनाया जाता है। जिन नामों को लाजमन बिगाड़ कर ही लिया जाता है, चाहे कुछ लोग लें चाहे सारे लें। मतलब बहुत मशहूर नामों में आप जिक्र करें तो जावेद को जेदा कहा जाता है, रशीद को छीदा बना दिया जाता है, ठीक है, मिराज को माजा, माजिद को माजा कह दिया जाता है, इसी तरह रफीक को फीका कह दिया जाता है, इजाज को जाजी कह दिया जाता है। अपने महल्ले दे मुंडे ने ना कट ले आओ। नहीं, अगले गल भी सुनो, कहना की जा रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो ये नाम है, ये सुहेल को सेला कह दिया जाता है, जरूर सेला बना दिया जाता है। सुहेल को सेला नहीं सुना। अच्छा, सुहेल को मैंने सुहेल साहब जरूर सुना। सुहेल को सेला। अच्छा, जुनैद को भी जेदा कह दिया जाता है या जुनैदा कह दिया जाता है, लेकिन हाँ जूनी भी कह दिया जाता है। अच्छा, और औरतों में भी इसी तरह परवीन को पीनो लाजमन बना दिया जाएगा, परवीन को पीनो, ठीक है। और भी कई नाम है इस तरह, मैंने उसकी फहरिस्त नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे जो बात पिंच की है वो ये है कि अगर नाम को, एक होता है निक नेम, एक होता है लाड में बनाया गया, मतलब किसी को गुल्लू कहना, किसी को मानो कहना, किसी को बिल्ली कह देना घर में, किसी को रानो कह देना, नन्ना पप्पू, काका, ये समझ आता है, ये समझ आते हैं जो लाड से लिए जाते हैं। लेकिन नामों को लाड में चेंज करना या लाड से कोई नाम रखना और बात है, नाम को बिगाड़ना और बात है, उर्फियत और चीज है।
عرف رکھنا اور چیز ہے. یعنی نک نیم جو ہے نا وہ اور چیز ہے, ناموں کا بگاڑ اور چیز. ہم نے ناموں کو بگاڑ کے ہی نک نیم بنائے ہوئے ہیں جو کہ غلط ہے. جیسے میرا ذاتی نام ہے, میرا گھر میں نک نیم جو ہے وہ ٹیپو ہے. اب وہ جنید سے بگڑا ہوا نہیں ہے, وہ ٹیپو ہے. اور ٹیپو ایک خود ٹھیک نام ہے, اس لیے میں گوارا کرتا ہوں کہ اچھا لگتا ہے, پیار سے مجھے ٹیپو کہا جاتا. اچھا, لیکن اگر جنید کو بگاڑا جائے تو شاید وہ بھی میں اس کا مائنڈ نہ کروں. لیکن ہمارے ہاں ایک اور قسم بھی ہے, وہ ہے کہ کسی پہ نام بگاڑنا اور بات ہے. ایک اس سے بھی مطلب میں یہ کہوں گا کہ قابل نفرت رویہ ہے, وہ کسی کے جسمانی نقص پہ کسی کا نام رکھنا. رشید لنگڑا, ٹھیک ہے, جمشید کانا یا رفیق کالو, رنگت کی وجہ سے موٹے نو ٹول کہہ دے. ہاں, بلکہ کوئی اگر زیادہ گورا ہے تو ہاں اس کو چٹا کہہ کے بلانا, اس کو چٹا کہنا, فلاں چٹا. یعنی یہ جو کسی کی مطلب فزیکل جو کریکٹرسٹکس ہے ان میں سے یا کوئی اس میں خامی ہے, اللہ نہ کرے کوئی فزیکلی اس میں کوئی تھیلا اور گٹکو, تھیلا نہیں, تھیلا تو گٹکو بھی. اب تھیلا, اس کو گٹکو کہنا اس کے قد کی وجہ سے غلط ہے, لیکن تھیلا تو اس کو پیار سے بچپن سے کہتا ہے نا کہ مجھے تھیلا کہتے تھے, تو تھیلا تو وہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے وہ میرا کزن جو دوست میرا بچپن کا آڑو گرنیڈ, تو وہ اس کا نام عارف بٹ ہے, تو ہم اس کو آڑو گرنیڈ کہتے تھے. تو وہ کہتا ہے یار آڑو تے نہ نال کیا کرو, میرا گرنیڈ کہہ لیا کرو. میں کہا یار ایڈا بھی تو دلیر نہیں کہ ان تینوں کلا گرنیڈ کہہ لیا. اچھا, یہ واقعی پہلے وضاحت کر چکے, آڑو گرنیڈ حقیقت میں آپ کا اصل زندگی میں میرا بچپن کا وہ دوست ہے, اور اسی شو میں میں نے اس کا ذکر کیا شروع میں, آپ کو یاد ہوگا, وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں. وہ بڑا پیارا ہمارا دوست ہے, میرا کزن بھی ہے وہ عارف بٹ, تو اس کو آڑو گرنیڈ کہتے ہیں. نعیمہ کینچی, آڑو گرنیڈ, وہ یہ نعیمہ کینچی بھی آپ کا حقیقی زندگی میں دوست ہے. کینچی جتنا یہ نہیں کہ وہ تیز ہے, وہ ویسے بیچارہ کسی وقت کوڈی کھیلتے تھے نا کبڈی, تو وہ کچھا پہنتا تھا تو وہ کینچی سی بیچ میں سے نکل آتی. اچھا اچھا اچھا, ویسے وہ اس کی زبان کینچی کی طرح, ویسے تو وہ بڑا پیارا ہے نعیمہ کینچی. یعنی اگر کپڑے پہ رکھے تو چلتی نہیں ہے, وہ نہیں چلتا. آڑو گرنیڈ بھی کو پاٹ نہیں جاندہ, ایسی وہ چونکہ پلوان سا موٹو سا ہے تو اس کو آڑو گرنیڈ کہتے ہیں. نہیں ویسے جنید صاحب نام بگاڑنا بہت بری بات ہے. دیکھیں مجھے بھی محلے میں ہیرو کہتے ہیں. آپ پاگل خانے میں رہتے ہیں. نہیں ویسے اس بات میں تو تم محلے داروں کو ہر مہینے تھینک یو کا لیٹر لکھا کرو. سر مجھے محلے میں پرنس کہتے ہیں. واہ 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 واہ, ایک کچھو کمیاں دی ہے سلطنت ایک. اچھا سر, ایک بات جو دل میں کھٹکتی ہے, سب کے ہی دل میں کھٹکتی ہوگی لازماً, ماشاءاللہ سارے ہی پیارے دل والے ہیں. یہ نام بگاڑنا چلو پھر بھی برداشت ہوتا ہے کہ بھائی لاڈ میں یہ بھی بگاڑا ہوا ہے, جوید کو جیدہ کہہ دیا. کچھ نام ایسے ہیں ہمارے مذہبی حوالے سے اتنے احترام والے یا اتنے پیارے, یا جن کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار کیا, بہت پیار, ان کو جب کوئی اللہ معاف کرے بگاڑتا ہے نا تو وہ تکلیف ہوتا ہے. جیسے اللہ معافی دے دے, اللہ معافی دے دے, حضرت فاطمہ کے نام یا عبداللہ کے نام, جس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ یہ میرے پسندیدہ ناموں میں سے ہے, عبداللہ. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ بگاڑنا کسی بھی انداز سے, تو یہ رسول پاک کے دل کے ٹکڑے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کا بہت ابراہیم, ان ناموں کو بگاڑنا ذرا میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ایسا کرنا چاہیے. دل آزاری بھی ہوتی ہے اور یہ کو اچھی بات, اور دل کو چوٹ لگتی ہے. ان ناموں کو اگر آپ بگاڑیں گے تو دل کو ایک آپ کو زخ پہنچتی ہے. گو کئی دفعہ اس طرح کی کوئی بات دوستوں کے بیچ میں کی ہے تو ایک آدھ بیچ میں سے ضرور کہہ دیتا ہے کہ یار نہیں یہ تو اس کا نام ہے نا, ہم کوئی نعوذ باللہ ان کا تو نہیں ذہن میرا, مگر پھر بھی اس کا یا اس کا بھی نام ہے تو اب ذہن میں تو آتا ہے, اور آنا بھی چاہیے. یہ ہماری عقیدت کا معیار ہونا چاہیے کہ ہم ان ناموں کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز نام تھے, عزیز ترین ہستیاں تھیں, ان کے کم از کم جو ہے ان ناموں کو ہم اپنی اس عادت کا شکار نہ ہونے دیں, تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. جو اسلامی نام ہیں, جو قرآنی نام ہیں, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام ہیں. اچھا, اسی طرح جو رحمانی نام ہے, جو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے, ان کو بھی عام طور پہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں
وہ یہ کہتے ہیں عبد الرشید کہو تو چلیں وہ ہم اپنے تساہل کی وجہ سے کہہ لیں یا آسانی کی وجہ سے کہہ لیں, وہ کسی حد تک اب ہمارا یہ رویہ جو ہے وہ قبولیت کو ٹچ کرنے لگ گیا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں اس کو اپنی عادت نہیں بنا لینا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اچھا عبد الماجد ہی کہے, ہاں نہ اچھا, کہے اب نرام. پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی آسانی اور تساہل سے زیادہ اس عادت بد کا شکار ہے. بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ مطلب جو نک نیم ہے وہ آسانی کی وجہ سے نہیں بناتے, وہ شاید نام بگاڑنے کی عادت کی وجہ سے بناتے ہیں, کیونکہ نک نیم بعض دفعہ اصل نام سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اچھا پھر اس میں یہ بھی ہے ذہن میں رکھنا چاہیے نام رکھتے ہوئے بھی کہ اس نام کا کوئی نک نیم بھی ہوگا جو لوگ زیادہ استعمال کریں گے. آج کل پتہ ہے کیا ہے, آج کل لوگ مشکل سے مشکل منفرد نام رکھنے کے چکر میں مشکل سے مشکل نام رکھنے لگ گئے. وہ خود بھی ماں باپ جو ہے اگر دن میں 45 دفعہ کہنا پڑے, میں نام نہیں لیتا, کئی مطلب ایسے ہیں. میرا ایک دوست تھا, اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تو خود اس سے ہم پوچھتے تھے کہ تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے, تو وہ 1 منٹ لگاتا تھا پہلے تیار ہونے میں, پھر وہ نام ایسے, پھر وہ اس کا نام لیتا تھا اپنے بیٹے کا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کیوں آپ اتنا مشکل نام لیتے ہیں. پھر تو obvious بات ہے کہ جب آپ اتنا مشکل نام رکھیں گے تو پھر اس کا کوئی نک نیم رکھنا پڑے گا. جی پھر نیم خواندہ لوگ یا ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ اتنا مشکل نام تو لے نہیں پائیں گے. اور پھر کئی یہ بھی ایک میں نے عادت دیکھی ہے کہ کسی بڑے آدمی, چلے مذہبی حوالے سے نہیں, ویسے ہی کوئی پاپولر آدمی یا بڑا آدمی جو ہے اس کا نام کئی لوگ جان بوجھ کے بگاڑ کے لیتے ہیں, ایسے فرینکنیس بتانے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ میں اسے کچھ نہیں سمجھتا. میں اس کو ایسے بھی کہہ سکتا ہوں. جیسے اینتھنی کوئن جو ایکٹر ہوا ہے, ایک ہمارا دوست کہہ رہا ہوتا تھا کہ یار نتھو کوئن نہیں, اینتھنی نتھو کوئی تاسی, یا کوئی یہ کہے کہ یار سہیلا نہیں, سہیل احمد کو سہیلا کہہ رہا ہو. اچھا نہیں لگتا اس طرح بڑے بڑے لوگوں کو اس طرح. اگلی بات شروع کر دو یار اگلی بات شروع کر دیتے ہیں رولے رولے میں, نہیں پتہ لگنے دیتے ہوتے ہیں, جان بوجھ کے ادھر سٹاپ کر کے تو دوبارہ. چلو سہیلا بھی برداشت ہے, کئی تو سہیلی کہہ دیتے ہیں. سہیلی ہائے ہائے. دیکھو یار پرویز مہدی صاحب اللہ بخشے مجھے سہیلی کہتے تھے, البیلا صاحب سہیلی کہتے تھے. البیلا صاحب تو کئی دفعہ یہ بھی کہتے تھے سہیلی تیرا بانگ پن بچ گیا, آئینہ دیکھ لے. سلطان رائی صاحب تو کہتے ہی سہیلی تھے, جب بھی فون پہ بھی کبھی بات ہوئی ہے ان سے یا سامنے بھی, او سہیلی کیا حال ہے. میں نے کہا یہ سہیلی کیا ہو گیا, خدا بڑا مزہ لیتا تھا کہ کتنا پیار کر رہے ہیں. اچھا ناموں کے حوالے سے بات چلیے تو ہم پہلے بھی اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں کہ نام رکھتے ہوئے اس کے مطلب, اس کے ہجے اور اس کا تلفظ, ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو مکمل ادراک ہونا چاہیے. بہت اچھی. اس کا مطلب کیا ہے نام کا, اس کے ہجے کیا ہیں, انگریزی میں کیسے لکھا جائے گا اور اردو میں کیسے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے, جہاں سے آپ نے وہ نام لیا ہے. ٹھیک ہے, اور دین چنا جی نا بچہ بڑا ہو کے پھڑیا گیا تو پولیس والا لے لے گا کہ نہیں. ان کی اپروچ یہی ہے. یار وہ بچپن میں دیکھا ہوا ہے نا 50-50 میں مستنصر حسین تارڑ نہیں لکھا جا رہا, اس لیے کہہ رہا ہوں چلان بھی تو ہو سکتا ہے نا موٹر سائیکل. وہ 50-50 کا خاکہ تھا جس میں وہ چلان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نام لکھا جائے, تو وہ نام بولتا ہے جی مستنصر حسین تارڑ میرا نام ہے, اب وہ مس 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 کر کے کہتا ہے جا آئندہ نہ کرنا ہے ایسے, جاؤ جاؤ جاؤ. اچھا اس کا انہوں نے سیکول بنایا تھا 50-50 نہیں, کہ وہ کہتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ اس کا وہ اشارہ توڑتا ہے تو کہتا ہے کہ نام بتاؤ, وہ کہتا ہے مستنصر حسین تارڑ, وہ کہتا ہے کہ پھر چھوڑ دے گا, تو کہتا ہے بیٹا میں نے مستنصر حسین تارڑ لکھنا سیکھ لیا میں نے, مستنصر حسین تارڑ. اب اچھا کہتا جی ولد, کہتا جی ولد متزلزل تارڑ. انہیں کہا لے پھر آدگی تینوں تیرے ابے نے چھڑا دیا. ناظرین یہاں وجہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آواز کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے جسم کے جو 3 حصے ہیں وہ آواز کے معاملے میں انوالو ہوتے ہیں. ایک تو ہمارے ووکل کارڈز, ٹھیک ہے, اور اس سے بھی پہلے پھیپھڑے ہمارے. سر ایک آؤٹ آف
सब्जेक्ट सवाल पूछ सकता हूँ? जी बेटा जरूर। सर ये जो कहते हैं कि आज इतने मिलीमीटर बारिश हुई या इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, ये सर किस तरह बारिश फुटा लेके नापते हैं? हाँ बेटा, तकरीबन कमोबेश फुटा लेके ही नापते हैं। हम 2 बार हस्बे हाल में ये बता चुके हैं कि बारिश की पैमाइश कैसे की जाती है, इसको मिलीमीटर बारिश क्यों कहा जाता है। अगर आप मेरी बातों को यहाँ बैठ के जरा गौर से सुने तो फिर आपको ये पूछने की जरूरत नहीं थी। चले सर, अब वहां पे सियानी लड़की बैठी हुई है, फिर बता दे। ये सुन लेना जिया, फिर मुझे बता दे। 1 मिलीमीटर बारिश का आप यूं मतलब समझ लें कि 1 मुरब्बा मीटर में जितना पानी जमा होता है, जितने लीटर पानी जमा होता है, वो हम उसको कहते हैं कि इतने मिलीमीटर। मतलब लाहौर में जो 238 मिलीमीटर बारिश हुई है, वो तो खैर इससे ज्यादा भी हुई होगी, लेकिन मुसलसल बारिश का रिकॉर्ड जो है वो 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। तो ये भी हम पहले बता चुके हैं कि इस बारिश की पैमाइश कैसे की जाती है। तो एक फनल जो है ना, शीशे की फनल, वो रखी जाती है और वो जमीन से आमतौर पे 0.3 मीटर ऊंची रखी जाती है। अच्छा। ठीक है, फनल आप यूं समझ लें जैसे मदारी की डुगडुगी नहीं होती, तो उस तरह का एक बर्तन होता है और उसके जरिए उसमें जब पानी गिरता रहता है तो वो 8 इंच डायमीटर का बर्तन होता है। और सर ये जो आप मिसालें देते हैं जैसे मदारी की डुगडुगी नहीं होती, ये आप स्टूडेंट्स को देख के इस तरह की मिसालें देते हैं? नहीं, मैं आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो उस बर्तन में जितना पानी जमा होता है ना, उसको उससे फिर ये नापा जाता है। वो 100 मिलीमीटर उसकी ऊंचाई होती है उस बर्तन की। सर मैंने मदारी नहीं देखा, मैं फेज 5 में रहता हूँ ना। रहने दो, किस फेस से उसको फेस करोगे? बेटा पहले तो ये है कि फेज 5 नहीं है, फेज 5 है। फेज 5 है। हाँ अच्छा। अच्छा, वो जितने मिलीमीटर ऊंचा पानी आ जाए उसमें, हाँ, तो उतने मिलीमीटर बारिश हो जाती है और फिर वो साइडों पे बहने लगता है। फिर वो साइडों पे बह जाता है तो भी उसके मार्किंग हुई होती है। मतलब पाकिस्तान में महकमा मौसमियात ने कमोबेश 120 मकामात पे ऐसे जार रखे हुए हैं जिससे बारिश की पैमाइश की जाती है। ओके सर, लीव इट, कम टू सब्जेक्ट। अच्छा बेटे, सब्जेक्ट आज का ये है, मौजू हमारा ये है जनरल नॉलेज की इस क्लास में कि आवाज पे बात करेंगे हम। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। अच्छा, ये पहले तो ये बताएं कि आप खुद आवाज के बारे में कितना जानते हैं? सर मैंने बचपन में जो आवाज सबसे मुझे अच्छी लगती थी ना, वो ये थी सर के चिरवेरी गुलाब दारे गटलाचियाला चिरवेरी गुलाब दारे। और फिर सर जब बड़े हो गए तो फिर सुना कि लता मंगेशकर साहिबा ने कहा जी के मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता। उम्र के साथ साथ आवाजों की पसंदीदगी जो है ना, ये भी तब्दील होती जाती है। अब हमारे यहाँ जो अजीजी साहब बैठते हैं, उनकी आज के दौर में पसंदीदा आवाज ये है, चलो आज बर्तन रहने दो, ठीक है, तो वो आज उनको ये आवाज सबसे ज्यादा भाती बहुत है। बड़ा दानिश्वर है वो, बहुत बड़ा दानिश्वर, वाह, वाह। बहुत बड़ा। इसी ऐसा में दानिश है सर के बंदा कह दे कि चलो आज बर्तन रहने। सर मैं तो आवाज के बारे में इतना ही जानता हूँ कि ये तुम्हारी निकल आती है, ये भी बड़ी बात है यार, तुम्हारी निकल आना आवाज ही बड़ी बात है। छोटे कई मरतबा में इसके पाँव के ऊपर पाँव रख के इसका पाँव मीदा है। बिल्कुल मीदा होगा, मीदा होगा। तुमसे यही उम्मीद है, तुम जहाँ बैठते हो तुम उम्मीद देते हो। ये पाँव मीद देता और मैदे के मैदे खा जाता है। अच्छा जी, सर ये आवाज के बारे में- इंग्लिश मीडियम स्कूल है या कोई थिएटर है? नहीं, मेरे कोई कैरियर थिएटर का मसला है, ये कैसे कैसे बातें कर नहीं, रही हैं? आप भी तो पूरी क्लास में एक सबसे संजीदा स्टूडेंट है, इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूं। Thank you, sir. देखिए, आवाज पे जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें एक लफ्ज सुनने और सीखने को मिलता है, वो है डेसिबल। डेसिबल मैं पहले भी बता चुका हूं कि आवाज को नापने का एक यूनिट है डेसिबल, ठीक है। जब हम नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आम अंदाज में एक गुफ्तगू कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस वक्त हमारी जो आवाज होती है वो 60 से 70 डेसिबल होती है, ठीक 60 से है। 70। जब हम सरगोशी कर रहे होते हैं किसी की कान में, किसी के कान में, तो उस वक्त हमारी जो आवाज होती है वो 30 से 35
डेसिबल होती है, ठीक अच्छा है। जी। और जब हम जरा शाउट करके बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त- ये वाली हाँ, उस वक्त जो आवाज है वो 80 डेसिबल से ज्यादा होती है, और जब हमारी आवाज 120 डेसिबल से ज्यादा हो जाती है तो हमारे कान जो है वो उसको बर्दाश्त आमतौर पे नहीं करते, यानी वो हमारे लिए खुशगवार सौती असर नहीं छोड़ती इतनी सर फिर ज्यादा मेरी आवाज। 120 से ऊपर ही जाती है घर में। नहीं, नहीं। क्योंकि अक्सर आपकी भाभी बच्चों को कहती है खुदा के लिए अपने बाप को चुप करवाओ। हाँ, इसलिए कि भाभी की अपनी आवाज हर वक्त जो है वो 3500 डेसिबल से क्रॉस कर रही होती है। सर को खुदा का खौफ करें, मैंने रोजा खुलाने वाले कुकू से ब्याह किया हूँ। अच्छा जी, एक और बात आवाज के हवाले से आप ज़हन में रखें जी। कि जब हम आवाज की बात करते हैं तो हमेशा याद रखें कि हमारे जिस्म के जो 3 हिस्से हैं वो आवाज के मामले में इन्वॉल्व होते हैं। एक तो हमारे वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, और उससे भी पहले फेफड़े हमारे, अच्छा, और फिर हमारे ये एरिया जो है कान, गला और नोज, इसके दरमियान का जो एरिया है ये इन्वॉल्व होता है, जिसको ENT आमतौर पे इन तीनों चारों चीजों को मिला के कहा जाता है। अच्छा, इसमें ये आप बहुत दिलचस्प हकीकत है जो अब साइंस भी साबित कर रही है, वो ये है कि हम आवाज के जरिए इंसान की शख्सियत का जो अंदाजा लगाते हैं बगैर देखे उसको, वो कमोबेश उतना ही दुरुस्त होता है जितना तस्वीर देख के होता है। इतनी एक्यूरेट हमारी आवाज के जरिए शनाख्त लगाने की सलाहियत होती है पर्सनैलिटी की। हाँ, यानी अगर, लेकिन फोन पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसकी आवाज बिगड़ के हम तक पहुंचती है, वो फोन के जरिए पहुंचती है। लेकिन अगर मेरे और आपके दरमियान पर्दा आयल हो और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो और आपकी मुझ तक, तो जो बगैर देखे हमारी एक दूसरे के ज़हन में तस्वीर बनेगी वो बहुत हद तक एक्यूरेट होती है, बहुत हद तक सर दुरुस्त आपकी भाभी यही कहती है ना कि जब आप पहली दफा मेरे अब्बू को मिलने आए थे तो आपने जब बाहर से कहा था ना रशीद बाट साहब हैं, तो मैं उसी दिन समझ गई थी बहुत खूबसूरत आदमी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह आपने मेरे अब्बू का तरला डाला था ना वो मुझे आज तक याद है। सर देखें ये क्या बात है, मेरे कैरियर का मसला है सर। यार तुम ये क्यों कहते हो मेरे कैरियर का मसला है? तुमने कौन सा डॉक्टर बनना है? क्यों नहीं मान सकता वो डॉक्टर? सर अंकल तो हमेशा से यही कहते हैं कि बेटे जल्दी से पढ़ाई से फारग हो जाओ, फिर तुमने भी सर्कस ज्वाइन करनी है। सर ये मेंढक वाली आइटम बहुत अच्छी करता है। सर मैं इसको जवाब नहीं दे सकता, ये बासर लोग हैं ये। और आवाज के बारे में ये हकीकत भी ज़हन में रखें कि इंसान वक्त के साथ और तरबियत और मश्क के जरिए अपनी आवाज को तब्दील भी कर सकता है। जी सर जी। हाँ, जैसे रियाजत जो गुलकार गुलकार करते हैं, गुलकार करते हैं। वो इसी का नाम है ना जी, रियाज करना। हाँ जी सर, तब्दील कर लेते हैं। ये गोगा जी लड़की की आवाज निकाल के एक बंदे का 25,000 खा गए हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ कर्ज लेते हुए बंदा आवाज तब्दील करता है। और जी मुझे तो एक ही आवाज अच्छी लगती है, रोटी खोल गई जे। जी बेटा, कौन सी आवाज? कुड़ियो बालो चीज मंडी दी लई जा। और इससे बेचारे से भागा नहीं जाता। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बदतहजीबी और गैर कानूनी काम है कि एक MNA या MPA के फैमिली के 6-7 बच्चे अपने गाड़ियों के ऊपर MNA की प्लेट लगा के अच्छा जी, आज जो बदतहजीबियों में मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो सिर्फ बदतहजीबी नहीं है, वो लाकानूनियत भी है, वो जुर्म भी है। और वो मैं समझता हूं कि अक्सर हमारे पाकिस्तान के अंदर, मुआशरे के अंदर, हमारी अवाम के अंदर ये पाई जाती हैं चंद चीजें जो मैं बयान करने लगा हूं प्रोटोकॉल के हवाले से। पहली बात तो ये है कि हम तो वैसे प्रोटोकॉल को ही बदतहजीबी समझते हैं, मगर अगर इसे डाइजेस्ट कर भी लिया जाए, जिस तरह हमारे MNAs या MPAs या मिनिस्टर्स हजरात या ऑफिसर्स बड़े बड़े प्रोटोकॉल लेते हैं, ओके चले कर लिया, आपने ले लिया, एक बन गया हुआ है आपका तरीकाकार। मगर ये बहुत बदतहजीबी और गैर कानूनी काम है कि एक MNA या MPA के फैमिली के 6-7 बच्चे अपने गाड़ियों के ऊपर MNA की प्लेट लगा के, या ऑफिसर्स के बच्चे जो हैं, पुलिस वाले किसी के बच्चे या किसी ब्यूरोक्रेट बड़े के बच्चे अपनी गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगा ले, और जब पकड़े जाएं या खड़ा कर ले कोई दलेरी के साथ उनको हिम्मत करके,
तो पता चले जी कि मेरे मामू की गाड़ी है और मामू की तरह जी मामू मेरे जो हैं वो DIG फलाना है, ये नहीं ठीक। ज्यादा हाँ प्रोटोकॉल जो जितना को चले डाइजेस्ट होता है, हाँ। उसको उसके बाद जो है ओवर ईटिंग मैं उसे नहीं कहूंगा होनी वो ना करें, खुदा के लिए इस तरह ना करें, मुआशरे को ज्यादा बद्दा ना करते जाएं। इस तरह जो बेचारे आम लोग हाँ हैं, लेमैन जो है Yeah. वो और ज्यादा सड़क उड़ रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा क्या है, हो ये बच्चे भी गाड़ियां लेके इस तरह की फिर रहे हैं। और फिर उसमें ये भी एक जुर्म है कि आपने वो प्लेट लगाई हुई है या वो नीली बत्ती लगाई हुई है, तो आप वो टोल प्लाजा या ये वो कहीं टैक्स टुक्स देते हुए वहां से भी आप गाड़ी गुजार लेते हैं, बच जाती हैं। वो आपका जो 30, 35, 40 रुपए है उसको बचाने के लिए आप इतनी छोटी हरकत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एक और जो इसी तरह की बात तहजीबी है वो ये भी है कि मेरा कोई अफसर रिश्तेदार है या वाकफ है या अजीज है, तो मैं उसका वो जो विजिटिंग कार्ड होता है उसके ऊपर दस्तखत करवा के तो अपनी जेब में रख लो, ताकि मैनू को वार्डन या को पुलिस वाला रोकेगा तो फिर मैं बहावांगा ना जरा, या मैं कहीं लाइन में क्यू में लगने की बजाय वो फिर काट बहा के तो काम करवा लूंगा, अपना टाइम बचा लूंगा। हाँ ये भी इंतहाई बुरी बात है। बुरी बात। ये जो आपने किया ना, ये जो प्रोटोकॉल के हवाले से जिस सबसे बड़ी बदतहजीबी का मुजाहरा किया जाता है ना, वो ये है कि जो प्रोटोकॉल स्क्वाड होता है ना, वो और आम तौर पे बड़े शहरों में रहने वाले इस अजाब से ज़्यादा गुजरते हैं, इसलिए उनको इस अजियत का ज़्यादा पता है। कि वो ये है कि जो प्रोटोकॉल स्क्वाड होता है ना, वो ये समझता है कि ये जो मेरे सामने जा रहे हैं, दाएं बाएं आगे जा रहे हैं, ये कंप्यूटर हैं, ये रोबोट हैं, ये इनको मैं ये सायरन की आवाज़ सुन के ये ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इधर उधर हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, उसको जगह नहीं मिल रही यार, आप भी थोड़ा सा सब्र कर लो। तुमने कोई जाके आपके VVIP ने जाके कोई मतलब अफगान अकॉर्ड जो है वो नहीं साइन करना। या गड्डी च पिया पिया ਤੁਹਾਡਾ VIP बासी नहीं हो जाना, उसने बोर्ड जाके छड़ अपने जानी। दफ्तर में चाय पीनी है और कुछ नहीं करना है। यार ज्यादा से ज्यादा होता फुफी का पुत्र आया होना है खाने हाँ, वाला, वो तो लाल मैं- टिक्की वाले बिस्किट खाने हैं ज्यादा से ज्यादा जाके टांग बड़ी पे टांग अच्छी रख बात के। है, बिल्कुल तो ठीक। वो उनको चाहिए कि थोड़ा क्योंकि होता ये है कि जब वो हूटर की आवाज आती है ना हाँ जी। और वो बजाए जाते हैं तो अगला बंदा कंफ्यूज होके किसी वक्त भी हादसे का शिकार हो सकता है। अच्छा, एक और बात तहजीबी इसी हवाले से जो मैं चाह रहा हूं बताऊं जी। कि हम किसी अहम शख्सियत के साथ फोटो खिंचवा के ना जी, या तो उसे बटुए में रख लेते हैं या फिर अपने दफ्तर में लगा लेते हैं या अपनी दुकान पे लगा लेते हैं, ताकि किसी महकमे का कोई बंदा अगर मुझे पूछने आ जाए कि भाई जी तुहां तार क्यों नजायज लाई है, कुंडा डाला हुआ है, तो मैं उन्हें कह सका वेख रहा पीछे वजीर आला ना मेरी फोटो। ये गलत बात है, ये इंतहाई मैं समझता हूं कि बुरा जुर्म है। जुर्म। इस पे गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए और हमें अपने आप भी कोई शर्म करनी चाहिए कि इस तरह की चीजें नहीं ठीक। अच्छा, अब तो जो जैसे सोशल मीडिया भर गया हुआ है, अब तो ये भी होता है कि हम किसी की दावत में बैठ के वहां पे खाना शाना खा के वो वहां पे तस्वीर उतरवा के, दावत किसी की है, दी किसी ने हुई है, तो हम वहां पे फोटो अपनी बनवा के तो अपने किसी सोशल मीडिया पे चस्पा करके नीचे लिख दें कि बहुत शुक्रिया मेरे एजाज में ये दावत दी गई। यार जे तो किसी नाल टोरी गए होते तो बस अपना रोटी टुकर खा दे निकल फटाफट काद लिए तुम इस तरह, ये बुरा लगता है, ये शोखा लगता है बंदा। हाँ जी। इस तरह का प्रोटोकॉल लेना या इस तरह का तासुर बनाना झूठा सा, ये बेवकूफों वाली बात लगती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और जो इसी हवाले से बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है जी। कि हम लोग हमें कोई VIP मिल जाता है या कोई प्यार कर रहा होता है या कुछ ऐसा होता है, तो हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को या अपने दोस्तों को बिल्कुल बेवकूफों वाली और उल्टी सीधी बातें जोड़ के बताना शुरू हो जाते हैं। देखिए किस तरह मिले हैं करी मैनू मारे भी सी ओ मैनू एक करी कहता है ओ सेले तू किते फिरने में गुस्से लगे इत्थे ही छट्टी में जोड़ के नाल ही मेरे गोडे फाड़ ले। ये कोई अच्छी बात है। आप अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को ये कोई अच्छा तासुर नहीं दे रहे, ना ही कोई अच्छी आदत उनको दे रहे हैं। हाँ। आप सबकी इज्जत करनी सीखें और हर आदमी को उसकी हैसियत के मुताबिक मिले गिले,
नाजायज अपनी बढ़त के लिए या अपनी वडेयाई के लिए जिसे कहते हाँ हैं, जी। अपनी इम्पोर्टेंस शो Importance करने के हाँ। लिए झूठ नहीं बोलने चाहिए, गलत नहीं ऐसे तासुर देना चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की छोटी सी बात ये, मौलाना रूमी से किसी ने पूछा खतरनाक जहर कौन सा है, बहुत खूबसूरत जवाब दिया, हर वो चीज़ खतरनाक जहर है जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।